अमरीकी साजिश का बयानिया ठुस। लॉन्ग मार्च का हुकूमत पर कितना दबाव है, नया सिपा सालार कौन, अफवाहों का बाजार गर्म। पूछेंगे मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए पब्लिक पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन फहद हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग टुनाइट विद मोना आलम। बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर इस वक्त तमाम नज़रें मरकूज़ हैं, मीडिया की और हम तमाम की भी, आवाम की। लेकिन सबसे बड़ी बात है द अपॉइंटमेंट, इसके बारे में करेंगे। और इस वक्त हुकूमत वक्त अपने एक बहुत भारी भरकम काबीना के साथ इन तमाम मामलात को लेकर चल रही हैं क्योंकि खान साहब कहते हैं कि काबीना का इतना जो एक भारी भरकम बोझ है वो हमारे पास मौजूद है। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, प्रॉब्लम इस वक्त है मुल्क की मईशत, जो कि इस वक्त संगीन मुश्किलात से दो चार है। लेकिन खान साहब की जो एक अंदाज़े बयां है, उन्होंने अब कह दिया है कि वो अगले हफ्ते आ रहे हैं। 26 तारीख उन्होंने दी है इस्लामाबाद आने की। आज फैज़ाबाद पर आकर उन्होंने इंतज़ामिया से भी अपना जो भी धरना है, वो रैली है, वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उसकी इजाज़त उन्होंने इंतज़ामिया से तलब कर ली। और बल्कि इंतज़ामिया को मैं ये बेहतर तरह से कहती हूँ, बावर करा दिया कि जी अब हम आने वाले हैं, आप अपनी तैयारी पकड़ लें। खान साहब की तरफ से जो एक चेंज है, वाज़े चेंज है, जो हमने ओवर द पास्ट आई थिंक जस्ट 4-5 डेज देखा है, वो है उनकी अमरीकी साजिश के मुतालिक से बयानिए के मुतालिक। और उसमें जो लोकल किरदार था, जो खान साहब कहते थे अदा हुआ, अब कहते हैं नहीं हुआ। पहले खान साहब क्या कहते थे, जो उनका FT फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू था, उसके ऊपर खान साहब और PTI खासी भरम भी हुई कि जी आपने, कुछ न्यूज़ आउटलेट्स ने उसको गलत प्रोजेक्ट किया और हमने तो ये कहा ही नहीं था। लेकिन उसमें उन्होंने बात क्या की थी, ये मुलाहिजा कीजिएगा और फिर आप क्या बात मुलाहिजा करेंगे। Whatever the US desires could not have happened without people here who actively took part in the conspiracy to get rid of me. फाइनेंशियल टाइम्स के इस इंटरव्यू में खान साहब ने बड़ा अपेरेंटली और बहुत खुले अल्फाज में ये कहा है कि अमरीकी साजिश तब तक कामयाब नहीं हो सकती थी जब तक उनको लोकल यहाँ पर पाकिस्तान से हैंडलर्स की मदद मौजूद नहीं होती। उसके बाद यानी कि परसों के रोज जब उन्होंने, खान साहब ने लॉन्ग मार्च से खिताब किया और बताया कि हम 26 तारीख को आ रहे हैं, उस रोज उन्होंने क्या कहा, ये देखिएगा। चले मानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकती थी ना। साजिश नहीं की लेकिन रोक तो सकते थे। बरी ज़िम्मा करार दे दिया है खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को अपने बहुत संगीन इल्ज़ाम से, जो कि बिल्कुल 3 रोज़ पहले उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के ही ऊपर लगाया था। अब इसके क्या मुहरकात हैं, कुछ लोग ये बताते हैं कि खान साहब कुछ थोड़ा कूल डाउन और रिलैक्स हो गए हैं अपनी इस अपॉइंटमेंट के ऊपर पॉलिसी को लेकर, और कुछ लोग ये बताते हैं कि उनकी कुछ हद तक दाल गल गई है, उनकी कुछ हद तक डिमांड्स भी मानी जा चुकी हैं। एक्चुअल मामला क्या है, हुकूमत के अपने सर्कल्स में इसको कैसे परसीव किया जा रहा है, इन तमाम मामलात पे आज की खुसूसी नशिस्त इंशाल्लाह बहुत सारे इंकशाफात आपके सामने रखेगी। स्टे विद अस, हम एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बात का आगाज करते हैं। हमें इस खुसूसी नशिस्त में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फहद हुसैन, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पब्लिक पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एंड प्राइमरीली अ जर्नलिस्ट। वेलकम ऑन बोर्ड फहद साहब, आई एम वेरी ऑनर्ड टू होस्ट यू। फहद साहब, बहुत सारी बातें हैं करने वाली। आप बिल्कुल वही एक सियासतदान हैं। मैं आपको सियासतदान नहीं, मतलब यू आर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बट आई वुडंट स्टिल कॉल यू अ सियासतदान, क्योंकि आप उस तरह के हैं जैसे हम सब चाहते हैं कि होना चाहिए एक पब्लिक फिगर। मतलब वन शुड बी इंटेलेक्चुअल, वन शुड बी एजुकेटेड। ये ट्रांजिशन, अगर मैं सिर्फ इसके बारे में सबसे पहले आपसे पूछ पाऊँ, what occurred to you कि ये ट्रांजिशन, that too at I think the peak of your career, journalistic career? शुक्रिया मोना, and always a pleasure to be on your show. Likewise, all mine. देखिए, मेरे ख्याल में ये एक इस तरह का मुश्किल फैसला था जो मैंने उसके लिए बहुत सोचा था, और ये ऐसे नहीं कि मुझे एकदम ये कोई ऑफर आई और फिर मैंने एकदम जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया। जिस तरह के अभी आपने जिक्र भी किया कि मैंने जर्नलिज्म मेरी पहली जॉब थी, उससे पहले मैंने कुछ नहीं किया। इन तालीम जैसे ही मेरी ख़त्म हुई, वो भी बैचलर्स, मास्टर्स भी नहीं हुआ था कि मैंने जर्नलिज्म शुरू कर दिया था। और फिर मैं 10 साल जर्नलिज्म करने के बाद, जिसमें मैंने अखबार के न्यूज़ रूम में जो है वो सब एडिटिंग भी की, रिपोर्टिंग भी की, सारा कुछ किया। फिर मैं 10 साल के बाद मास्टर्स करने गया था। बिल्कुल। तो
फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, जीरो से किया। और जितना भी तकरीबन को 3 दिहाइयां मैंने उसमें लगाई, उसमें खूब अपने जितनी भी प्रोफेशनलिज्म मैं ला सकता था अपनी इस काम में, वो मैं लाया। बहुत से लोग इस बात के गवाह भी हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेहनत भी की और इस तरह के मौके भी मिले कि जर्नलिज्म में जो कुछ भी हो सकता है पूरी कोशिश की कि वो हो, चाहे वो कैमरे के सामने हो, कैमरे के पीछे हो, फील्ड में हो, न्यूज़ रूम में हो, अखबार में हो, टीवी में हो, सारा कुछ किया। बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं मजीद अपनी ज़िंदगी के साथ अगर कुछ करना चाहता हूं तो क्या पब्लिक सर्विस में ऑप्शंस क्या है। और मुझे ये अपील किया कि इतना अरसा जो आपने जर्नलिज्म की और आपने पब्लिक सर्विस के बिल्कुल साथ साथ चलने, आप उनको कवर कर रहे होते हैं टेबल के, आज मैं इस तरफ हूँ, आप उधर हैं, कल मैं उधर था, बिल्कुल बिल्कुल, कोई पता नहीं कल आप इधर हो। तो खैर अल्लाह, तो नहीं ये नहीं कहना, ये नहीं कहना, अच्छा अच्छी चीज है, ओके। अगर अच्छी नीयत से आ जाए तो मैंने मोना फैसला इसलिए किया कि मैंने कहा अगर मेरे पास अभी जिंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन जितना भी वक्त है उसमें अगर मैं कोई पब्लिक लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकूं। और देखिए हम सब हमेशा बुरा भला कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ किस तरह है, कि हमारी सियासत में क्या जो है वो गड़बड़े हैं, क्यों नहीं ठीक हो पाते, ये मुल्क में क्यों, मुल्क में हालात क्यों नहीं ठीक हो, खुद उसमें जंप इन करके ठीक करने की कोशिश नहीं करते। कोशिश तो हम कर सकते हैं, तो ये मुश्किल फैसला था, लेकिन मैं जेन्युइनली, यानी मैं आपके और आपके व्यूज के सामने ये मैं बगैर किसी झिझक के कहता हूं कि मैंने जेन्युइनली फैसला किया कि शायद मैं यहां पे कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं। जो भी मेरा स्किल सेट है मैं उसको लेके आ रहा हूं अपने साथ, 30 साल मैंने जर्नलिज्म किया है, वो एक्सपीरियंस में लेके आ रहा हूं। अब वो कैसे ट्रांसलेट करेगा वो अब देखते हैं, वो चैलेंज है, लेकिन इसलिए मैंने ये ट्रांजिशन की है। और फिर लोग मेरे से पूछते हैं अच्छा जी लेकिन आपने तो देखें वो सीडी, जर्नलिज्म को सीडी का इस्तेमाल किया, इधर आ गए, कल आप वापस आ जाएंगे। मैं अगली आपसे अर्ज यही करना चाह रही थी। देखिए ये तो ऑब्वियसली अब पहले भी मेरे से बहुत लोग आए हैं, उन्होंने इस तरह के पब्लिक सर्विस में हिस्सा लिया, बेपना मिसालें, फिर वापस चले गए। मैं अब वर्किंग जर्नलिस्ट नहीं बनूंगा अब, क्योंकि और होना भी नहीं चाहिए। हाँ मैंने सारी उम्र मीडिया किया है, मुझे वो काम आता है, मुझे लिखना भी आता है, मुझे दीगर काम भी आते हैं। तो जब कल को मैं इस यहाँ पे नहीं हूंगा तो मैं कुछ कम्युनिकेशन की फील्ड में कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जो एक वर्किंग जर्नलिस्ट होता है मेरे ख्याल में मैं उससे अब अपने आप को हटा करके। अच्छा फाद साहब, जो आपके इवन नाकिद भी हैं ना, वो भी यही कहते हैं, मैं आपसे पूछना भी यही चाह रही थी, I mean, जो आपके व्यू से शायद एज अ जर्नलिस्ट अग्री नहीं भी करते थे, वो भी कहते थे थॉरो जर्नलिस्ट, मतलब आपके जर्नलिस्टिक क्रेडेंशियल्स पे माशाल्लाह किसी को शक व शुबा नहीं रहा। अच्छा, वो उनकी तरफ से एक स्टार्क किस्म का क्रिटिसिज्म, तनकीद हमने देखी, दैट केम योर वे, यू आर क्वाइट क्वाइट ऑन ट्विटर ऑल्सो, आपकी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा इसका कोई रिबटल या कोई ऐसी एक्सप्लेनेशंस नहीं आई, फिर आपने दोबारा एक आपने अपना कम बैक किया ऑन सोशल मीडिया। ये बताइएगा हाउ हैव यू फेल्ट, मतलब आपकी कभी कोई मुलाकात या कोई इंटरेक्शन हुई हो अपने उन साबिक साथियों से, और हाउ डू यू रिएक्ट टू दोस्त? साथी तो हमेशा रहेंगे, उनको मैं साबिक साथी नहीं कहूंगा, और दोस्त भी रहेंगे। हाँ बहुत ज्यादा मेरे पे तनकीद आई, और उसकी शायद वजह ये है, 2-3 वजूहत हैं जो मुझे समझ आई हैं मोना, और मेरे ख्याल में ये शायद आप जर्नलिस्ट बहुत अच्छे थे, क्योंकि आप कह रहे हैं आप वर्किंग जर्नलिस्ट दोबारा नहीं होंगे, इसलिए मैं थे का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, गालिबन ये एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन उसके साथ साथ देखिए दूसरी जो एक अहम वजह है, एक तो हमारे यहाँ ना इस तरह का फैसला मेरे ख्याल में इतने हाई प्रोफाइल तरीके से शायद काफी अरसे से नहीं हुआ। हमसे जो एक जनरेशन ऊपर थी उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आए सियासत में, लेकिन वो जमाना था जब इतनी पोलराइज सोसाइटी नहीं थी, और इतना ज्यादा डिजिटल सोशल मीडिया का रीच नहीं थी, और इतनी जोरों शोर से पाकिस्तान में डिबेट नहीं हुआ करती थी। तो आई थिंक मैं अब इस माहौल में जब मैंने शिफ्ट किया तो शायद लोगों को लगा कि ये पता नहीं क्या हो गया, हालांकि माजी में ये होता रहा, और दुनिया में तो आम होता है, दुनिया में तो ये आम होता है। तनकीद हुई, बहुत सारे ऐसे लोगों ने की जिनको शायद ये था कि जी मैं जर्नलिज्म के साथ ज्यादती कर रहा हूं, ठीक है, वो उनका राइट है। आपके दिल में कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है उनके? मेरे दिल में हार्ड फीलिंग्स उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने मुझे जो तनकीद की वो प्रोफेशनल कम थी और जाती ज्यादा थी, और उसमें कुछ मेरे करीबी दोस्त भी थे, तो मुझे उसका दुख भी है, और मैंने कुछ हद तक उस दुख का इज़हार किया है, लेकिन नहीं भी किया, और जब मौका मिलेगा करूंगा। तो कुछ लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, बट दैट्स पार्ट ऑफ द डील। That's part of the deal. आपको पता था, आप ये मेंटली आप एक तरह से तैयार थी, हाँ राइट। अच्छा फाद साहब, अब जरा इस द अपॉइंटमेंट पे आते हैं। द अपॉइंटमेंट हर दफा की तरह इस दफा भी अपोजिशन ताक लगाकर बैठ गई है कि अभी लड़ाई होगी एंड देयर बी अ कॉन्फ्लिक्ट जो कि हम उसको कैपिटलाइज करेंगे अपने सियासी फवाइद के लिए। पहले लेट्स बी ऑनेस्ट, जब पीडीएम अपोजिशन में थी और जब एक्सटेंशन का मामला 2019 में चला था,
तब भी उन्होंने यही चीज की थी, लेटर नहीं बनाया, एक लेटर बनाना नहीं आता है इनको, और उन्होंने भी खासा उस पूरी अपॉर्चुनिटी को अपने लिए कैपिटलाइज किया। क्या इस तरह की कोई सूरत हाल इस दफा होगी? देखिए वो ना मेरे ख्याल में इसमें जो एक अहम पहलू है वो ये है कि ये एक ऐसी अपॉइंटमेंट है जो हाई प्रोफाइल तो जरूरी है लेकिन रूटीन की भी है। ये हर साल, हर 3 साल बाद होती है, और अगर 3 साल बाद नहीं होती तो वो एक्सटेंशन हो जाती है। हमारे यहाँ तो यही एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। दिस इज बेसिकली अ रूटीन व्हिच इज नॉट टू रूटीन इन पाकिस्तान। लेकिन उसका जो प्रोसीजर है वो एक लेट डाउन है, हमेशा वही फॉलो होता है। और वो प्रोसीजर सबको मालूम है कि डिफेंस मिनिस्ट्री से समरी आनी है, जितने भी लोगों के नाम उसमें होंगे जो सीनियर मोस्ट आपके जनरल्स हैं, प्राइम मिनिस्टर ने उनमें से एक को या 2 ऑफिसर्स हैं, 2 को सिलेक्ट करना है अपनी बेस्ट फैसला साजी के तहत, अपनी सोच के तहत। और उसके पीछे जो बेसिक मोना जो उसका एलिमेंट होगा वो ये होगा कि इदारे के लिए और मुल्क के लिए कौन सी तैनाती बेस्ट है। ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा इस पे जो बात करते हैं, क्योंकि एक अपने रिसेंट एक उनके इंटरव्यू में या उनसे किसी ने माइक आगे करके पूछ लिया तो उन्होंने कहा मुझे आइडिया नहीं है वजीर दिफा। और आज जो उनकी तरफ से बात आई है वो हम नाजरीन को भी कहते हैं कि ये अमल आज से शुरू होगा और इंशाल्लाह जल्द तमाम तर आईनी तकाज़ों के मुताबिक तकमील पे हो जाएगा। और उससे पहले वो कहते हैं इक़्तिदार की महरूमी ने इस शख्स को, यानी कि उनका खान साहब पे ये रेफरेंस है, का दिमागी तवाज़ुन डिस्टर्ब कर दिया है। अभी तक फैसला नहीं कर सका कि अमेरिका एस्टैब्लिशमेंट या पीटीएम कौन जिम्मेदार है। अब कहता है एस्टैब्लिशमेंट मेरा इक़्तिदार बचा तो सकती थी, इंसान को ख्वाहिशात की शिद्दत कितना गिरा सकती है इसको समझ नहीं आ रही कि किस पे इल्ज़ाम लगाएं। 2 बातें हैं फाद साहब, अगर ये क्रिटिसिज्म आपके लिए आपके ओपोनेंट पे या फिर खान साहब के ओपोनेंट पे ड्यू है, आपके तो नहीं है ना ओपोनेंट इस वक्त डायरेक्टली, बट द इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स ओपोनेंट, अगर ये इतना ड्यू उनके ऊपर है तो ये उनके ऊपर भी ड्यू होगा जब पीडीएम भी इसी तर्ज की तनकीद बैक इन द डे करते थे एक्सटेंशन वगैरह के मामले पर। और दूसरा, आज से जो वो कह रहे हैं कि ये अमल शुरू हो गया है, क्या इन रेट्रोस्पेक्ट ये कहना दुरुस्त नहीं है कि अगर आप शायद इसके बारे में कुछ आप एक फैसला पहले कर लेते तो आप you would have been the one who would have put the rumor mill to rest. You could have done that as the government. देखिए उसमें 2 चीजें बिल्कुल, और बड़ा अच्छा हुआ कि आपने सवाल कर लिया, क्योंकि इस वक्त जो हमारा माहौल बना हुआ है ना, उसमें जानबूझकर चीजों को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है और कंफ्यूज किया जा रहा है। कोई देर नहीं हुई है। क्यों देर हुई है? देखिए 27 तक आपके पास टाइम है। माजी में भी इस तरह हुआ है कि जो अनाउंसमेंट है वो बिल्कुल एंड पे आई है। अगर 27 तक ना आए तो फिर देर है। उसके वक्त तो प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रेशन है, वो जो मर्जी उसमें कर लें। तो ये मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की तरफ से जानबूझकर ये एक र्यूमर शुरू किए हैं कि जी को मसला है, क्रिएशन है, कुछ भी नहीं है। एक प्रोसेस है, उसी तरह फॉलो हो रहा है। जो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की बिल्कुल दुरुस्त की। वो प्रोसेस जो है वो बाकायदा तौर पर चल रहा है और वो अपने मंतकी अंजाम पे पहुंच जाएगा। ना इसमें कोई डिले है, ना इसमें कोई कंफ्यूजन है, और ना इसमें कोई कंट्रोवर्सी। लेकिन अर्ज ये है कि अगर इसको आप जल्दी इसके ऊपर कोई एक क्लैरिटी ले आते, शायद कोई उसके ऊपर खान साहब को मौका ही ना मिलता बात करने का। देखिए खान साहब इज इररेलेवेंट टू दिस डिसीजन। लेट मी से इट अगेन, खान साहब इज इररेलेवेंट टू दिस डिसीजन। वो ना 3 में ना 13। तो गवर्नमेंट ने अपने टाइम से, अपनी सोच से और अपने तरीके से अपॉइंटमेंट करनी है। बाहर जिसने जो कुछ कहना है वो कहता रहे, वो गूंज है, बैकग्राउंड नॉइज है, ज्यादा कुछ नहीं है। बैकग्राउंड नॉइज के साथ बैक चैनल राब्ते नहीं चल रहे इसी मामले में। देखिए बैक चैनल राब्ते मुझे नहीं कोई इल्म के इस हवाले से, इस अपॉइंटमेंट में तो कोई उनका कोई रोल है ही नहीं, ये तो क्लियर हो गया है। हाँ, अगर खान साहब और उनकी जमात जो है वो ये चाहती है कि जी गवर्नमेंट से मुज़ाकरात हों तो मुज़ाकरात करने के लिए गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है। लेकिन सवाल ये है किस चीज पर मुज़ाकरात? इलेक्शंस पे नहीं होंगे, इलेक्शंस टाइम पे होंगे, अपने इलेक्शन टाइम पर ना 1-2 महीने का भी उनको पॉलिटिकल फेस सेविंग की गुंजाइश नहीं दी जाएगी। देखिए वो तो डिपेंड करता है ना बॉटम लाइन क्या है मोना, और आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है। बॉटम लाइन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे ने ये फैसला करना है कि हमने इलेक्शन कब कराने हैं। राइट। वो अगर गवर्नमेंट चाहे कि हम अगले महीने इलेक्शन कराने हैं क्योंकि हमें यानी कि गवर्नमेंट को सूट करता है, वो करा सकते हैं। सवाबदीदी इख्तियार आपके पास है। सवाबदीदी इख्तियार है, वो हर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के पास होता है। वही इख्तियार इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास है, वो इख्तियार खान साहब के पास नहीं है। ही हैज नो राइट टू आस्क फॉर फ्रेश इलेक्शंस। हाँ, शोर शराबा करना है 100 बिस्मिल्लाह, नॉइज करना है 100 बिस्मिल्लाह। पीडीएम भी तो मांगती थी फ्रेश इलेक्शन उस वक्त था उनके पास इख्तियार। नहीं, डिमांड वो करते रहे,
लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि मेरा राइट है। राइट है, हाँ ठीक है, ठीक है। ये आपने फिर एक उसके लिए एक यार्ड स्टिक सेम रखा है। अच्छा, मैं अपनी बात को रिविजिट ये करती हूँ कि मैंने आपसे ये अर्ज किया कि वो आपके ओपोनेंट्स नहीं है, नहीं आपके ओपोनेंट्स भी हैं। आप किसकी जिक्र कर रही हैं? जस्ट रिकॉल्ड, क्योंकि पीटीआई से खास तौर पर फवाद चौधरी साहब आपके ऊपर बेपनाह तनकीद करते रहे हैं। कुछ मीडिया के हवाले से भी चीजें हैं जो कि वो क्लियरली आपके ऊपर बात डालते हैं कि जी ये जो सेल है गालिबन ये चलाया है। आई डिड रिमेंबर यू ट्वीटेड एंड क्लैरिफाइड कि ऐसा नहीं है, लेकिन मोर ऑन दैट आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। फाद साहब ने ब्रेक से कबल कहा था कि वो इस पे मजीद भी क्लैरिटी दे देंगे, लेकिन फाद साहब रीजन क्या है, आप क्या डिसाइफर कर पाए, आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन क्या है? Why exactly have they named you against a media cell which you in your opinion does not exist in the first place? देखिए, फवाद चौधरी साहब जो है वो मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, उनसे बड़ी अच्छा मेरा रिश्ता भी रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा मुझे हैरत भी हुई है कि वो देखिए अगर वो तनकीद कर रहे हैं ज़रूर करें, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस तनकीद की कुछ बुनियाद होनी चाहिए, कुछ बेसिस होने चाहिए, कुछ उसके पैर होने चाहिए और कुछ सच भी होना चाहिए। वो है ही नहीं, बिल्कुल 0-0 से। और जिस तरीके से वो बात करते रहे, मैं आई स्टिल होल्ड हिम इन हाई रिगार्ड, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि वो बिल्कुल एक गलत बयानी की बुनियाद पर वो मेरे ऊपर जो है वो इल्ज़ाम तराशी करते रहे। जो हकीकत है वो ऐसे है कि कोई वहां जो कह रहे थे जी मैं कोई मीडिया सेल चला रहा हूं, मैं कोई मीडिया सेल नहीं चला रहा। हाँ, आपने एक चैनल से भी बहुत गिला किया और वो चैनल आपसे भी गिला करता है कि आपकी गवर्नमेंट उन पे बहुत क्रैकडाउन कर रहे हैं, उनके माइक हटा देते हैं। और ये कि वो जो जब इस तरह की इल्ज़ाम तराशी वो करते हैं तो मुझे यही लगता है कि ठीक है जी वो मीडिया सेल तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर शायद मैं इस तरह की इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहा हूं कि उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो वो तो फिर ठीक है, वो तो मेरा हक बनता है कि मैं इफेक्टिवली कम्युनिकेट करूं। बहरहाल फवाद चौधरी साहब को राइट है, फेक न्यूज़ कम्युनिकेट की जा रही है उनकी पार्टी के खिलाफ। अच्छा, आप वो लुक एट द आयरनी कि खुद गलत बयानी करके कह रहे हैं कि अगला गलत बयानी कर रहा है। ये जो एक डबल आयरनी है, ये आई थिंक इट इज लॉस्ट ऑन फवाद चौधरी साहब एंड मेनी ऑफ हिज अदर कॉलीग्स। लेकिन बहरहाल और ज्यादा बड़ी दुख की बात ये है कि उनके साथ वो लोग जिन्होंने इस झूठ को एम्पलीफाई किया बगैर चेक किए हुए। लेकिन बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाता, वो सारे हमारे फॉर्मर कॉलीग्स हैं, लेकिन आज मुझे अब एहसास हो रहा है कि जो पाकिस्तान में जो बहुत सारी इस्लाहात होनी है, खैर मुझे पहले भी इसका आइडिया था लेकिन अब और ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मुझे पर्सपेक्टिव डिफरेंट मिल रहा है। हम बात करते हैं पुलिस रिफॉर्म की, हम बात करते हैं थाना कचहरी की रिफॉर्म की, हम बात करते हैं तालीम की रिफॉर्म की। मेरे ख्याल में मीडिया का रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मीडिया के रिफॉर्म पे जब आप टॉकिंग ऑफ मीडिया रिफॉर्म, एक मीडिया से भी तो तकाजा यही है और मीडिया का तकाजा बल्कि आपसे या हुकूमत वक्त से जो भी होती है वो यही होता है कि जी ये क्रैकडाउन तो हमें कोई सांस तो लेने दें, इतनी स्ट्रैंगुलेशन, इतना सख्त क्रैकडाउन। खान साहब की स्पीच में बीप्स ज़्यादा होती हैं और अल्फाज कम होते हैं। एक तो इसके ऊपर भी यू एज अ जर्नलिस्ट, बिकॉज यू बीइंग अ क्रिटिक ऑफ द मीडिया क्रैकडाउन, करें प्लीज। खान साहब की तकरीर में जो बीप्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए नहीं कि वो वजीर आजम के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, या इसलिए नहीं कि वो अपने सियासी मुखालिफिन को कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का निशाना बना रहे हैं। वो काम कर रहे हैं जो जिसका बिल्कुल स्पेसिफिकली लिखा हुआ है आईने पाकिस्तान में कि आप नहीं कर सकते। यानी अगर आप इदारों के अंदर अपनी तनकीद से इदारों में एक दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर उसमें जो उन इदारों के जो लीडरशिप है आप उसको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं बगैर किसी सबूत के, तो फिर तो उन पे वो चीज लागू होती है जो आईने पाकिस्तान में है। तो मेरे ख्याल में वो उसमें कोई इशू नहीं है। अब मैं और आप बात कर रहे हैं, हमें तो कोई बीप नहीं करेगा, लेकिन खान साहब या तो खान साहब बात ठीक करें ना, लेकिन ये तो नहीं हो सकता मोना के जो मर्जी जिसके ऊपर जो कीचड़ वो कहते हैं वो यही रीजंस तो नवाज शरीफ साहब भी वो भी बात करते थे, लेकिन उनकी तरफ से क्या कोई सबूत दिया गया कि उनकी तो स्पीचेस पर बैन लग गया था? अच्छा, वो तो बिल्कुल ही बैन थे। अगर वो गलत था उस दौरे हुकूमत में, बैन नहीं लगा ना। हाँ, बैन नहीं लगा, लेकिन बाय द वे बैन पेमरा ने तो लगाया ना, पेमरा ने 2 दफा लगाया, लेकिन वो तो कोर्ट की, हाई कोर्ट की इनायत है कि उठा लिया। वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हुआ है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने ओवरटर्न किया, उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आई रिकॉल पेमरा ने जब इनिशियली कहा था और वो जब धरना और उसके बाद जो पिछला अभी जो पहले हुआ था उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ओवरटर्न किया। ये बात आपकी सही है, लेकिन देखिए अगेन पॉइंट क्या है, लार्जर पॉइंट इज कि मैं आपसे एग्री करता हूं कि पाकिस्तान में प्रेशर्स रहे हैं,
अगर मैं आज ये कहूं कि जी बिल्कुल नहीं है, तो ऐसी भी बात नहीं है। मतलब मैं भी इसी उसमें मुल्क में रहता हूं और मैं देख रहा हूं। इशू क्या है? इशू ये है कि किस तरीके से आपने उन प्रेशर्स को, उन दबाव को डील करके और इस माशरे को एक बेहतर जमहूरी माशरा बना। ये स्ट्रगल है। इतना क्लेम किया जा सकता है कि उस वक्त से अब कम है? मेरे ख्याल में तो आप किसी भी एस्पेक्ट से अगर मुवाजना कर लें, पिछले दौर में क्या क्या नहीं हुआ, जो जर्नलिस्ट के साथ किस किस तरीके से लोगों को ऑफ एयर किया गया, उनके साथ और तमाम मामला हुए, मैं उसमें नहीं जाता अभी। लेकिन बहरहाल अगेन पॉइंट इज के अगर मैं ये कह दूं कि जी आप इस वक्त दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, ऐसी नहीं है। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट में कोई भी क्लेम नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपने एक रियलिस्टिक असेसमेंट करना है वो ना इस माशरे का, इस हमारे मुल्क के हालात का, तो चाहे आप गवर्नमेंट में हो, वी हैव टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। अच्छा फहद साहब, आपने कहा उस वक्त ऐसी क्या चीज है जो तब हुई है और आज नहीं हो रही? आपने लोगों का बताया जिन लोगों को ऑफर किया गया। देयर वाज हामिद मीर, मुर्तज़ा सोलंकी, अंबर शमसी, नुसरत जावेद, जितने मैं नाम थोड़े रिकॉल कर पाई। अभी भी वो कहते हैं कोई लोगों की माशाल्लाह से कमी नहीं है। इमरान रियाज साहब पाकिस्तान के गालिबन किसी चैनल में, कोई मरीख से चैनल खोला जाए तो खोले, लेकिन यहाँ के किसी चैनल में ऐसा मालूम नहीं होता कि वो काम कर सकते हैं। साबिर शाकिर साहब मुल्क से बाहर हैं। अरशद शरीफ साहब पे कातिलाना हमला जिसमें वो अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज लाइफ। अयाज अमीर साहब पे हमला, मुतअद्दिद मिसालें हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह मैंने पहले कहा था कि अगर मैं ये कहूँ कि जी हालात बिल्कुल इस वक्त जो है वो परफेक्ट हैं और पहले जो है वो बिल्कुल ही एक जिसे कहते हैं कि वर्स्ट एवर थे, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मुल्क तो वही है, हाँ। प्रॉब्लम्स तो वही हैं, और यही वो वजह है कि जो नई गवर्नमेंट आती है तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप उसको हर जो उसका एस्पेक्ट है उसको देख के अगर आप कंपैरिजन करना शुरू करें तो ऑब्वियसली वी कैन हैव अ डिबेट। मतलब आप कहें कि जी देखें पहले तो मईशत ऐसी थी, अब कैसी है? उसका बड़ा क्लियर जवाब है कि इस वक्त मईशत ऐसी क्यों है, क्योंकि अगर उस वक्त जो है वो IMF के मुआहदे पे इमरान खान साहब ने उससे इनराफ ना किया होता तो वो जो उन्होंने बढ़ानी थी वो आज ना बढ़ानी पड़ती। तो ये सारा इशू है। बट अगेन देखिए मोर इंपॉर्टेंटली ये देखिए, हम पार्टिसन डिबेट्स तो कर सकते हैं, बट द इशू इज कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो है वो अच्छे नहीं हैं। इनको अगर हमने ठीक करना है, जो कि हम सब चाहते हैं, और मैं बिल्कुल आपको मैं बगैर किसी झिझक के ये कहूंगा कि पाकिस्तान में कोई जमात ऐसी नहीं है जो ना चाहती हो। PTI भी ये चाहती है कि पाकिस्तान में हालात आपको उनकी नीयत पे शक नहीं है। एवरीबडी वांट्स दिस कंट्री इंक्लूडिंग यू एंड आई टू बी अ बेटर कंट्री। सवाल ये है कि हाउ डू यू गो अबाउट इट, आपने करना क्या है? रास्ते पे इख्तिलाफ है, मंजिल एक है। मंजिल देखे ना, नीयत तो सब चाहते हैं। ये मैं नहीं समझता कि किसी की नीयत किसी अच्छा आपको उनकी नीयत पे शक नहीं। लेकिन नियत के साथ साथ आपके पास अहलियत भी होनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, उस अहलियत के साथ साथ आपके पास वो विजन भी होना चाहिए कि आपने अगर इस मुल्क को आगे लेके चलना है तो वो कौन से फंडामेंटल इश्यूज हैं जिनको आपने ठीक करना है। ठीक है, राइट। उसकी की चीज है डेमोक्रेटिक प्रोसेस, उसको आप पहले ठीक करें। देखिए ना, अगर आपको इसी बात पे आप अग्री नहीं कर पा रहे क्रिकेट में कि LBW कैसे होगा तो मैच कैसे होगा? यू हैव टू हैव सर्टेन रूल्स ऑफ द गेम। फ्रेमवर्क पे भी एग्रीमेंट नहीं है गोया, तो ये बेसिक रूल्स ऑफ द गेम। इलेक्शंस आएंगे, इलेक्शंस को आने दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। उस अभी इस वक्त अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इस पे कोई कंसेंसस नहीं है। इस्लाहात होनी है, एवरीबॉडी एग्रीज कि होनी है। और ये आपकी बात होना बिल्कुल ठीक है कि अगर आज के दिन इलेक्शन हो जाए उन रिफॉर्म्स के बगैर, जो हारेगा वो कहेगा मैं नहीं मानता। वो नहीं मानता, बिल्कुल। इट कुड बी यू, इट कुड बी खान साहब, एनीबॉडी। सो इस्लाहात कहां होनी है? और ये इस्लाहात कहां होनी है? पार्लियामेंट में। चले, शुक्र है आपने बोल दिया। पार्लियामेंट में कौन नहीं है? हमें लगा कुछ और कह रहे हैं। इस्लाहात पार्लियामेंट में होनी है। पार्लियामेंट में कौन नहीं है? होनी भी चाहिए, हाँ। सो यू सी, आप लेकिन पार्लियामेंट में अगर नहीं भी है फहद साहब, उनको एंगेज करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है ना। 100% है। मैं आपको आइडियल सिचुएशन बताऊं इस टाइम क्या है। आइडियल सिचुएशन जो कि मुझे लग रहा है शायद हो भी जाए, लेकिन मेरी दुआ है वो ये है, अपॉइंटमेंट से शुरू करते हैं। अहम तरीन अपॉइंटमेंट होने जा रही है कल, परसों, तरसों, 27 से पहले तो होनी है ना, वो हो जाएगी। कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है? कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो हो जाएगी। जब वो हो जाएगी तो जो एक लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, स्लो मार्च, नो मार्च जो भी है, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद सबको अंदाजा हो जाएगा कि अब इलेक्शन होने। मुज़ाकरात के लिए गवर्नमेंट कहेगी जी बिल्कुल मुज़ाकरात करें, आए। हम नहीं चाहते कि टेंशन हो। वी वांट दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस टू प्रोसीड स्मूथली। मुज़ाकरात करने को तैयार है। और ये हुकूमत कहेगी। हुकूमत देखें ना, हुकूमत गट फीलिंग है या पक्की बात है? मैं कह रहा हूं हुकूमत तो ये कह भी रही है कि आए हमसे मुज़ाकरात करें। आई सी। कम बैक टू द पार्लियामेंट। हाँ, तो आपने बहुत वाज़ेह इशारा दिया और मैं फिर से कहूंगा कि वापस आए, पार्लियामेंट में आए,
इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करते हैं, रूल्स ऑफ द गेम बनाते हैं, ये एग्री करते हैं कि हमने इस तरीके से मुल्क को नहीं चलाना, और फिर हम उनके तहत इलेक्शन करवाते हैं और जो हारे वो माने। लेकिन प्री रिक्विजिट है कि पार्लियामेंट आए, और पार्लियामेंट अगर वो ना आए तो आपकी पुल कमजोर हो या नहीं, क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेजिस्लेट होने। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, वापस आते हैं, इसी बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, जब सहाफत और सहाफ़ियों पे हमलों का तस्करा हो रहा है, ज़ाहिर है अरशद शरीफ साहब की शहादत उसमें बहुत सरे फहरिस्त है। आपसे अगर कोऑपरेट नहीं कर रही कीनियन गवर्नमेंट, क्या उनको मज़ीद परस्यू किया जा रहा है? अच्छा, एक ये बात सुनिएगा जो वज़ीर दाखिला ने कुछ रोज़ पहले हमारे साथ एक बात की, खासी मायने खेज, इफ़ दैट कुड प्लीज़ बी प्लेड आउट। अगर तो जो है वो वकार और खुरम, वो अगर तो रियासत के नुमाइंदे हैं, रियासत ने उनके पास अरशद शरीफ को भेजा था, तो बिल्कुल फिर रियासत ही होगी। फाद साहब, ये एक मतलब मैंने उनसे ये पूछा था कि क्या आप रूल आउट करते हैं कि स्टेट रियासत मुलविस नहीं है? उनका जवाब आपके सामने है। और फिर तस्नीम हैदर साहब, मैं ये नहीं बात करती कि वो किस पार्टी से एफिलिएटेड हैं, आई एम श्योर यू मस्ट हैव कम अक्रॉस हिज स्टेटमेंट ऑल्सो, लेकिन बात मायने खेज ये कि ये बात उन्होंने लंदन में बैठ के की, जहां पे डेफेमेशन किसी को नहीं छोड़ता अगर कोई गलत बयान दे रहा हो तो। ये सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है। इंकशाफात हैं लंदन पलायन के, उनमें मैं इधर बैठा था, मुझे बुलाया गया और जो मीटिंग हुई उसमें यही हुआ कि अरशद शरीफ का और इमरान खान का कत्ल करना है। फाद साहब, एक तो बात ये, अच्छा हम नाजरीन के लिए एक उसमें आप दिखाएं भी कि इनकी तस्नीम साहब की पीटीआई और पीएमएलएन दोनों के साथ तस्वीर हैं और बेशुमार तस्वीर हैं। नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल कि ये किस पार्टी से ज़्यादा क्लोज हैं, आजकल किसके साथ हैं, लेकिन बहुत संगीन इल्ज़ाम है। और ख्वाजा राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि स्टेट को रूल आउट नहीं करते। ही कुड हैव सिंपली आंसर्ड कि स्टेट का इसमें कोई किरदार नहीं है, लेकिन एक बात उन्होंने वो जरूर रखी, उस बात को रूल आउट नहीं किया। अरशद शरीफ वाले मामले में, अरशद शरीफ वाले मामले में उसमें देखिए, जाहिर बात है क्योंकि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो इस सारे मामले को डील कर रही है, तो जो राणा साहब कह रहे हैं मेरे पास उससे ज्यादा तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं आपको एक लंबा चौड़ा सियासी बयान दे दूं, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं, फायदा नहीं। मेरे पास जो जहां इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस हवाले से क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री डील कर रही है, तो राणा साहब इज द बेस्ट पर्सन। सो यू विल एग्री विद हिम कि ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि देखिए, मैंने तो एविडेंस वो देखे नहीं है, राणा साहब ने तो देखे हैं, तो उनकी जो असेसमेंट है, आई हैव नो चॉइस बट टू एग्री विद हिम। और तस्नीम साहब की बात, मतलब ये तो रिडिकुलस बात है वो ना, मतलब आप उसको यानी वो ये तो क्लियर हो गया है कि उसका जो है वो पीएमएलएन से कोई ताल्लुक नहीं हो, तो बयान भी आ गया है। लेकिन ये जो जिस तरह के वो इल्जामात हैं, मतलब आप खुद भी सोचें कि इट्स रिडिकुलस, प्रिपोस्टरस, इस तरह तो मुमकिन ही नहीं है, तो बंदा हंस ही सकता है। अच्छा, उस पे आपने उसको बिल्कुल वो कहा है कि अच्छा, एक और इसमें जो एंगल एक लाया जा रहा है वो ये है कि खान साहब की कोई ना कोई बात जरूर हो गई है, क्योंकि वो अपने एस्टेब्लिशमेंट के और कंस्पिरेसी के बयानिए से काफी हद तक वो बैक ट्रैक हुए हैं। यू कैन कॉल इट अ यू टर्न, या आप उसको बात हुई है। बताएं ना किससे हुई है, आप पूछना चाह रही हैं? हाँ, अब ब्रेकिंग को कोई आपको पता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। पुट योर सेल्फ इन माई शूज एंड गिव अस समथिंग। खान साहब की बात पीटीआई के उन लोगों से हुई है जो थोड़ा सा होश रखते हैं, जो रैशनल पीपल। खान साहब की बात हुई, खान साहब की अपनी बात, खान साहब को लोगों ने समझाया, अपनी जमात वालों ने। खान साहब खुदा का खौफ करें। अच्छा, क्या कर रहे हैं वो, उन्होंने क्यों समझाया? चले मैं आपको खबर देता हूं। उन्होंने इसलिए समझाया क्योंकि उनका वो तज्जिया है या उनकी इंफॉर्मेशन है, और वो मेरा तज्जिया है कि खान साहब ने पिछले 7 महीने में जो अपने लिए अहदाफ रखे उन सब में पिटे, बयानिया बना लिया, कहा जी मैं फ्रेश इलेक्शंस लेके रखूंगा, नहीं मिले। कहा मैं इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा लेके बैठूंगा, नहीं मिला। कहा मैं आर्मी चीफ का अपना लगवाऊंगा या मेरे से पूछ के होगा, नहीं हुआ। जो खान साहब ने करना चाहा उनको वो बंद गली में गए। अब सबसे लड़ चुके हैं। ऑपोजिशन जो पहले उनकी ऑपोजिशन थी, अब गवर्नमेंट है, उनसे तो खैर वो कहते हैं मैंने बात ही नहीं करनी। उन्होंने जो कुछ इदारों के साथ किया, मोना आप बताइए, कभी आपने सुना था अपनी लाइफ में? आप भी माशाल्लाह इतने अरसे से इस फील्ड में हैं, कैन यू इमेजिन कि इदारों के ऊपर इस तरह की इल्जाम तराशी?
उससे क्या डैमेज हुआ है, इंटरनली तो जो हुआ है मोना, बाहर क्या हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर क्या हुआ है? मैं ट्रैवल करता रहा हूँ काफी अरसा पिछले आपके साथ हम लोगों ने भी एक किया है। बिल्कुल। You have a very और keen मैं eye अभी when it रिसेंटली comes to- काफी मैं ऑफिशियल उस पे भी गया हूँ। जी, जी, हम जी, बिल्कुल। जहां जाते हैं इतना कुछ इस वक्त इस खित्ते में हो रहा है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए, रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन्वेस्टमेंट्स के लिए। जहां हम जाते हैं लोग दबे अल्फाज में कहते हैं कि पहले अपना घर तो ठीक करें। ये क्या हो रहा है? आप कोई इदारा सेफ नहीं है, कोई शख्स सेफ नहीं है, हर चीज को मुतनाज़ा बनाया है। तो ये जो एक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, कि आप, खान साहब ने कहा कि जी मैं सब जला दूं। आपने एक बड़े मज़ार सीरीज थी, किताब भी थी, शायद आपने जरूर देखी होगी, उसका नाम था गेम ऑफ थ्रोन्स। अच्छा, उसमें मैं कैरेक्टर का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैंने कैरेक्टर का नाम लिया तो फिर वो लोग कहेंगे जी आपने उनकी बिल्कुल ही आपने मिला उनकी, दिया। हम लेकिन मैं टिप्पणी डायलॉग कर आपके दी। सामने, और वो खातून थी, उसके बारे में डायलॉग ये था कि शी वुड बर्न डाउन द सिटी इफ शी कुड रूल ओवर द एशेस। कुछ हमारे यहां भी यही है कि जला दो, तबाह कर दो। तो वो जो कुछ करना चाह रहे थे वो सब कुछ नहीं हुआ। अब क्या हो रहा है? अब ना लॉन्ग मार्च कुछ कर रही है, अपॉइंटमेंट भी होने जा रही है, इलेक्शन भी नहीं हो रहे, चीफ इलेक्शन भी वही मौजूद है। अब खान साहब के पास चॉइस के रह गए। इसलिए उनके पार्टी में जो कुछ लोग अक्लमंद हैं, उन्होंने उनको बोला है, अच्छा रिलैक्स करें, कुछ यूटर्न अच्छे भी होते हैं। अब ये वो तो उन्होंने खुद कहा है अच्छे होते हैं, आप तनकीद करते थे। अब ये वाला यूटर्न वो तो पहले रोज से कहते थे कि ये लीडर की निशानी है। इसलिए वो होने जा रहा है। कहाँ होने जा रहा है? मतलब दिल भी नो लॉन्ग मार्च। मेरा तो ख्याल है इसके बाद खत्म हो जाएगा सारा कुछ, क्योंकि फैजाबाद से उन्होंने आज एडमिनिस्ट्रेशन से इजाजत मांग ली है। कर लेंगे, जलसा कर लेंगे, तकरीरें कर बैठेंगे लेंगे, नहीं, बैठ जाएं, फिर क्या होगा? बैठ जाए, फिर क्या होगा? आपकी नर्व्स का टेस्ट होगा ना, इम्तिहान तो अब शुरू होगा। क्यों होगा इम्तिहान? क्या इम्तिहान? आके बैठे रहे। लेकिन वो भी नहीं होगा। अच्छा, वो भी नहीं होगा। वो करके तकरीरें करें, जो भी करना है, फिर घर जाएं और उसके बाद इलेक्शन की तैयारी करें जो वक्त पे होंगे। फवाद साहब, मैं आपसे एक बहुत पुरजोर फरमाइश पे ये एंड में अर्ज करना चाहती हूँ, आपने अपनी एक्सेप्टेंस कैसे देखी है इन द PMLN? बिकॉज ये बड़ी एक डीपली इंट्रेंच्ड पार्टी है, बहुत पुराने सियासी वर्कर्स हैं जो अब लीडर्स हैं और अब लीडरशिप है पार्टी की। हाउ हैव दे एक्सेप्टेड? और बहुत अच्छा रहा है मेरा, तो अभी तक एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली मैं एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, एक डिफरेंट स्किल सेट लेके आ रहा हूँ। वहाँ पे लोग जो पार्टी के अंदर लोग हैं, उनका इतना लंबा तजर्बा है, यानी कि वो ऐसा तो महसूस नहीं करते कि हम भी थे, हम भी तर्जुमान बनते वजीर आजम के? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए, वो जो हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है। हाँ। एंड ऑब्वियसली वहाँ पे जो ऑब्वियसली जो सीनियर लीडर्स हैं, उनका जो एक पॉलिटिकल तजुर्बा है, मैं तो नहीं मैच कर सकता। लेकिन मैं एक अपना स्किल सेट लेके आ रहा हूँ, तो वो मेरे ख्याल में कोशिश होती है 1 और 1 11। वो कोशिश है। राइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया फवाद साहब। इट वाज अ वेरी कैंडिड कॉन्वर्सेशन विद यू। और यकीनन नाजरीन, बड़ी सारी बातें हैं और इंशाल्लाह कुछ बातों पे मजीद भी हमें बात करने का आगे इन द टाइम्स टू कम मौका मिलेगा, क्योंकि काफ़ी खबरें भी हैं जो आज हमें इस खुसूसी नशिस्त से मिली। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।